टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं बड़ी बहस में कि प्रशांत किशोर के दावे का कितना सच है, उसके दावे में कितना दम है। क्योंकि वो जो दावा कर रहा है, कह रहा है कि 2025 में नीतीश कुमार का विदाई तय, 20 सीट जीत ले तो बहुत, मेरी सरकार बनी तो 1 घंटे के अंदर में शराब कानून को हटा देगा। बहुत तरह की बात, गरीबी मिटाने से लेके रोजगार देने से लेके अब तो सरकार बनाने की बात पर प्रशांत किशोर ने करने लगा। क्या वाकई में प्रशांत किशोर की अब वो हैसियत हो गई है जो बिहार में अब सरकार बना ले? बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरीके से चीजें उनके सामने आ रही है और जिस आधार पर वो राजनीति में आना चाहते हैं, 2020 में चिराग ने तीसरे मोर्चा बनाने, मतलब तीसरा कोण, बिहार में तो 2 फ्रंट आमने सामने लड़ाई हो रही है, चिराग तीसरे कोण बनाने की कोशिश की कि ट्रायंगुलर फाइट हो। हालांकि इस फाइट से नीतीश को नुकसान हुआ, लेकिन उसका लाभ चिराग को कहीं नहीं मिला। चिराग 1 सीट पर आ गए, जो बाद में वो भी जदयू के साथ चला गया। चिराग हरा जरूर पाए, नीतीश कुमार को नुकसान जरूर हुआ, लेकिन उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। तो ऐसे में प्रशांत किशोर जो दावा कर रहे हैं, उस दावा में दम कितना है, यह जानने के लिए सीधे चलते हैं दिल्ली, जहां हमारे साथ अभिषेक जुड़ रहे हैं। नियमित हम अभिषेक कहीं न कहीं इस मुद्दों पर चर्चा इस तरीके के मुद्दों से करते आ रहे हैं। तो चलिए सीधे दिल्ली चलते हैं, अभिषेक जी से मिलते हैं और उनसे बात करते हैं। अभिषेक जी, आपका स्वागत है। आवाज आपकी बहुत धीमी आ रही है। अब आ रही है संतोष जी? अब आ रही है आवाज? आवाज आ रही है। जी जी, नमस्कार। नमस्कार। अभिषेक जी, जिस तरीके का दावा प्रशांत किशोर कर रहे हैं, 2005 से बिहार की राजनीति पर अगर आप गौर करिए तो 2 फ्रंट आमने सामने रहा है। 2014 के लोकसभा का चुनाव को अगर आप छोड़ दें तो बाकी सभी चुनाव आमने सामने हुआ, और आमने सामने में जो रिजल्ट है वो सामने है। 2024 का भी रिजल्ट सामने में है। प्रशांत किशोर दावा कर रहे हैं कि मेरी पार्टी चुनाव लड़ेगी 243 में और नीतीश कुमार 20 पर आकर सिमट जाएंगे। इससे पहले 2020 के चुनाव में इस प्रदेश में चिराग जैसे नेता, जिनका अपना पास 7 से 10% का वोट बैंक है, वो ट्रायंगुलर फाइट बनाने की कोशिश की। नीतीश को नुकसान हुआ, लेकिन लाभ चिराग को कहीं भी नहीं हुआ। 1 पर आकर सिमट गए, वो भी बाद में साथ छोड़कर चला गया। ऐसे में प्रशांत किशोर के दावे में कितना दम है? संतोष जी, 2 परिस्थितियों पर इसका आकलन हो सकता है। अगर बहुत सरल भाषा में हम प्रशांत किशोर की स्ट्रेटजी जो सरकार बनाने या उनके दावे प्रति दावे पर करें, 2 ही परिस्थितियां हैं। एक परिस्थिति प्रशांत किशोर की है, दूसरी परिस्थिति बिहार की राजनीतिक परिस्थितियों की। प्रशांत किशोर की परिस्थिति की बात करें तो प्रशांत किशोर की के कुछ निर्णयों पर तो सवाल उठाया जा सकता है कि प्रशांत किशोर जो कर रहे हैं वो कितना सही है, कितना गलत है। लेकिन कुछ फैसले उनके प्रशंसा के योग्य हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो लोगों से मिलने जा रहे हैं, वो चुनावी नतीजे में कन्वर्ट हो या ना हो, कम से कम राजनीति करने का, लोगों से जुड़ने का, सीधा जुड़ने का जो तरीका है, वो तरीका बहुत ही लोकतांत्रिक तरीका आप कह सकते हैं। इसलिए अगर आप गांव में देखें, पुराने लोगों से बात करें या छोटे शहरों में, तो आचार्य नरेंद्र देव और लोहिया समाजवादी आंदोलन के दिनों में ऐसे ही गांव-गांव में अपने कैडर तैयार करते थे कांग्रेस के खिलाफ। या जनसंघ इसी तरीके से गांव-गांव में अपने कैडर को तैयार करने का, या शहर के व्यवसायियों मारवाड़ियों के बीच में अपने कैडर को तैयार करने की कोशिश करता। प्रशांत किशोर, चूंकि आज का जमाना संचार क्रांति का जमाना है, तो प्रशांत किशोर की कोशिशें एक अभियान के रूप में दिख रही है। चाहे जिस रूप में दिखे, उनके इस पक्ष को की तो तारीफ की जानी चाहिए। अब सवाल उठता है कि प्रशांत किशोर ने आखिर वो कौन सा बिहार की राजनीति में परिस्थिति को का आकलन कर लिया है, किस परिस्थिति को उन्होंने भांप लिया है जिसमें उनको लग रहा है कि बिहार की सत्ता में कामयाब हो सकते हैं। अब देखिए, बिहार की ही बात करें, 1-2 उदाहरण मैं आपके सामने बिहार का रखता हूं, उसके बाद 1-2 उदाहरण बाहर का संक्षेप में। देखिए, बिहार में 1990 से पॉलिटिक्स स्टैग्नेंट है।
जैसे 1952 से लेके 1974-75 तक पूरे देश की राजनीति स्टैग्नेंट थी, यानी स्थिर थी। कांग्रेस सिस्टम कहा जाता था भारत के सिस्टम को। उसमें पहली बार जयप्रकाश नारायण ने, हालांकि लोहिया ने 67 में जड़ हिलाने की कोशिश की थी, लेकिन जेपी मूवमेंट और छात्रों के आंदोलन के बाद ये जड़ हिली। पहली बार किसी ने ठहरे हुए पानी में कंकड़ मारने की कोशिश की। बिहार में 90 से लेकर अब तक की जो राजनीति चल रही है, 34 सालों की राजनीति में किसी ने कंकड़ मारने की कोशिश तो की है, लेकिन उस कंकड़ मारने के पीछे सामाजिक बुनियाद कितनी मजबूत है, यही प्रशांत किशोर पर सवाल खड़ा होता है। क्योंकि बिना बेस के आप मकान नहीं बना सकते, बिना नींव डाले मकान नहीं बना सकते। और प्रशांत किशोर के साथ वो सवाल अंतिम दिन तक पूछा जाएगा, चुनाव वोटिंग के दिन तक पूछा जाएगा कि भाई इनका बेस कहाँ। अब सवाल आता है कि बिहार में कौन सी परिस्थिति उत्पन्न हो गई जिसमें प्रशांत किशोर को अपनी परिस्थितियां दिखने लगी। तो प्रशांत किशोर को जो परिस्थिति दिख रही है संतोष जी, ये बड़ी गौर करने वाली बात है, आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, बिहार में सामाजिक स्तर पर 5 कैटेगरी है और आर्थिक स्तर पर 3 कैटेगरी है। सामाजिक स्तर पर जो 5 कैटेगरी है बिहार में, उसमें जनरल कैटेगरी यानी सामान्य वर्ग जिसे सवर्ण कहते हैं, उसमें पिछड़ा वर्ग, उसमें अति पिछड़ा वर्ग, उसमें अनुसूचित जाति और उसमें 1-1.5-2% जो भी है अनुसूचित जनजाति। ये 5 कैटेगरी। आर्थिक स्तर पर आप देखें तो समाज में एक उच्च वर्ग है बिहार के सोसाइटी में, समाज में वो बहुत छोटा है, समाज में एक मिडिल क्लास भी है, और इन सब से बड़ा, मतलब देश में बिहार इकलौता राज्य होगा जहां मिडिल क्लास के बराबर का लगभग या उसके से थोड़ा ही बड़ा छोटा एक लोअर क्लास भी है, जो आर्थिक रूप से बीपीएल या एपीएल कह सकते हैं, बिलो प्रोवर्टी लाइन या बिलो प्रोवर्टी लाइन से थोड़ी सी ऊपर की कैटेगरी। ये आर्थिक तौर पर 3 कैटेगरी है। अब सवाल उठता है कि सामाजिक विमर्श के ऊपर आर्थिक विमर्श को प्रशांत किशोर यदि लाने में कामयाब हो गए तो प्रशांत किशोर कामयाब हो सकते हैं। लोग अपने सामुदायिक चेतना को छोड़कर आर्थिक चेतना को ऊपर लेकर चले आए। जैसे दिल्ली में 2013 में हुआ था कि बिजली और पानी का बिल, सरकारी स्कूल को सुधारने का शिक्षा का मॉडल, और विनोद कुमार बिन्नी एक निर्दलीय पार्षद थे पूर्वी दिल्ली से, उन्होंने अपने क्षेत्र में जो अपने दायरे में प्रयोग किया था, उस दायरे को अरविंद केजरीवाल के विजन के साथ, सिसोदिया के विजन के साथ जोड़ करके जिस तरह से दिल्ली की जनता के बीच वो सामने लाने की कोशिश की गई, उसमें आर्थिक विमर्श बहुत बड़ा था दिल्ली का। सामाजिक विमर्श उस स्तर का नहीं था, वो प्रधानता नहीं थी सामुदायिक विमर्श की या सामाजिक विमर्श की जो बिहार में। तो एक ये परिस्थिति है कि वाकई अगर प्रशांत किशोर वो करने में कामयाब हो गए तो बिहार में आगे बढ़ सकते हैं। अब आते हैं राजनीतिक परिस्थितियों पर, राजनीतिक इलेक्टोरल, जिसको विशुद्ध चुनावी परिदृश्य कहते हैं। तो चुनावी परिदृश्य ये है कि जब आमने सामने की लड़ाई होती है, तो आप बिहार में 2015 के विधानसभा चुनाव को देखे होंगे, महज 7% वोटों का अंतर था, ओनली 7% वोट, जिसमें बिहार में 3/4 बहुमत 75% सीटें मिली महागठबंधन को 42% वोटों के साथ, और 35% यानी 35% वोटों के साथ 1/4 सीटें भी नहीं मिली, उससे भी कम मिली एनडीए को। महज 7% का ही अंतर था, लेकिन फासला बढ़ गया। आप 2022 में उत्तर प्रदेश को देखिए, 37% से ज्यादा वोट अखिलेश यादव के सपा के नेतृत्व वाले गठबंधन को था, और 42-42.5% वोट भाजपा वाले गठबंधन को था। महज 5-5.5% वोटों से अखिलेश यादव को 125 सीटें मिली और भाजपा गठबंधन को 270-72 सीटें मिली, 350 के करीब सीटें मिली। देखिए, 5-5.5% का ही अंतर था वहां। वो स्ट्रेट फाइट की कहानी है। प्रशांत किशोर यहाँ त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति लाने की कोशिश कर रहे हैं। त्रिकोणीय मुकाबले में वोट प्रतिशत और सीटों के बीच के अंतर को आप बहुत सीधे सीधे उसको, मैंने प्रत्यक्ष संबंध उसमें आप नहीं देख सकते। आप त्रिकोणीय मुकाबले में उत्तर प्रदेश में तो 2007 में कुछ सीटों पर चतुष्कोणीय और ज्यादातर सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला था, आपने देखा होगा विधानसभा में। और 7 और 12 के चुनाव में यूपी में, जब राहुल गांधी दलित के घर में जाकर के खाट पर सो रहे थे, सीधे सीधे जुड़ने की कोशिश कर रहे थे, कांग्रेस दम दिखा रही थी लेकिन संगठन लचर था। तो उत्तर प्रदेश में काफी हद तक कुछ सीटों पर चतुष्कोणीय और मोटे तौर पर त्रिकोणीय मुकाबले में आपने देखा 26 से 29% वोट के बीच में सपा और बसपा ने
2012 और 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, एब्सोल्यूट मेजोरिटी की सरकार बनाई थी। और वोट कितने थे? 26 से 29% की। 26% वोट मायावती को आए थे, 28.5% के करीब वोट अखिलेश को आए थे। बिहार की परिस्थिति को देखें, 1995 का चुनाव, 324 सदस्यों की तब विधानसभा थी। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें, बिहार झारखंड एक था। जनता दल था, राजद नहीं बना था। वीपी सिंह और एसआर मुंबई का जनता दल, लालू यादव मुख्यमंत्री थे। और उस जनता दल को बिहार में 27% वोट मिले थे, लेकिन बहुमत के आंकड़े से 4 सीटें ज्यादा मिली थी। 167 सीटें जनता दल को मिली थी, 167। 163 बहुमत का आंकड़ा था 324 की विधानसभा में। लेकिन वहीं से एक रास्ता निकला। रास्ता यह निकला कि 15-16% वोट भाजपा को थे, 11-12% वोट कांग्रेस को थे। समता पार्टी और माले के गठबंधन को भी 12% के करीब वोट मिले थे। 8-10% वोटों पर बिहार पीपुल्स पार्टी भी काबिज थी। तो समता पार्टी ने माले से अपना गठबंधन तोड़ा, बिहार पीपुल्स पार्टी का मर्जर कराया समता पार्टी में, और भारतीय जनता पार्टी के साथ वो बार्गेनिंग की स्थिति में पहुंची। ये 1996 के लोकसभा से आगे की कहानी है, वहां से। और बिहार में धीरे धीरे 2000 के चुनाव में ही करीब करीब सत्ता परिवर्तन हो गया, और 2005 में तो हो ही गया। तो 95 की बात मैंने इसलिए बताई कि मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट में 27% वोट लेकर लालू यादव ने सरकार बना ली। अब आते हैं, आपको एक बड़ा रोचक घटनाक्रम मैं आपको दर्शकों के लिए बता दूं। दर्शकों को सुन के लगेगा कि ये कौन सी बात कर रहे हैं, लेकिन जानना इसलिए जरूरी है कि त्रिकोणीय मुकाबले या दो आमने सामने की लड़ाई की तुलना में यदि त्रिकोणीय, चतुष्कोणीय या पंचकोणीय मुकाबला होता है, ट्रायंगुलर टेट्रायंगुलर जो भी फाइट होती है, उसमें आपको वोट प्रतिशत और सीटों के बीच कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। एक रोचक एग्जाम्पल है 1990 के गुजरात के विधानसभा चुनाव का। सही बात। आप जो संतोष जी, आप तो उस दौर में हाई स्कूल कॉलेज वाले स्टूडेंट रहे होंगे, जहां तक मुझे अंदाजा है। हम लोग तो खैर किताबों में पढ़ के जानते हैं, हम लोग 1.5-2 सालों के स्टूडेंट थे उस समय। आपको एक चीज ध्यान होगा कि गुजरात विधानसभा चुनाव का आंकड़ा है, गुजरात में आपको सरदार पटेल के बाद आज तक की हिस्ट्री में 2024 तक चिमन भाई पटेल से बड़ा पटेल नेता, पाटीदार नेता नहीं हुआ। चिमन भाई पटेल का मतलब था जैसे बिहार में लालू यादव यादवों के नेता हैं, चिमन भाई पटेल पाटीदारों के नेता थे, सबसे बड़े नेता। चिमन भाई पटेल जनता दल में थे, और वहां के कांग्रेस पार्टी जो सत्ता में थी, उसका चुनाव हुआ, वहां पर कांग्रेस पार्टी को 31% वोट आए और सीटें आई 33। दर्शकों जरा गौर से समझिए। हाँ जी, सबसे ज्यादा वोट आए कांग्रेस को 31%, सीटें आई महज 182 की विधानसभा में महज 33। बहुमत का आंकड़ा 92 पर होता है वहां गुजरात की विधानसभा में। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत आए भाजपा को 29, सीटें आई उसकी 66 या 67। और तीसरे नंबर पर जनता दल को सबसे ज्यादा कम वोट आए 25%, लेकिन सबसे ज्यादा 72 सीटें जनता दल को आई। फिर भाजपा के सपोर्ट से जनता दल ने सरकार बनाई, चिमन भाई पटेल मुख्यमंत्री बने। गुजरात में भी जनता दल जीता था 1990 में। तो अब सवाल देखिए, इसमें परिस्थिति क्या होती है कि ये आंकड़ा मैंने इसलिए आपके सामने रखा, दर्शकों के सामने रखा, कि दर्शकों को समझ में आए कि त्रिकोणीय मुकाबले में होता क्या है। तो त्रिकोणीय मुकाबले में होता क्या है कि हो सकता है बहुत सारी सीटों पर आपके कैंडिडेट लड़ाई में ना हो, लेकिन कुछ सीटें ऐसी है जहां की आपके पास दमदार कैंडिडेट हो। और चिमन भाई पटेल के साथ क्या था, पाटीदार और राजपूत, वीपी सिंह की वजह से राजपूत और पाटीदार चिमन भाई पटेल की वजह से, और उसमें मुस्लिम वोटों का तड़का लग गया। तो जिन सीटों पर तड़का लग गया वहां वो विनिंग कॉम्बिनेशन हो गया, बहुत डेडली, वो जीत गए। जहां नहीं लगा उनके कैंडिडेट को कुछ नहीं मिला। तो कैंडिडेट को स्ट्रेटेजिक तरीके से प्लेस किया गया, सीटों को मैक्सिमाइज। जैसे अभी शरद पवार ने महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस में सबसे कम सीटें लड़ी और सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट था, 10 में 8 जीती। अब देखिए बिहार में प्रशांत किशोर पर आते हैं। मैंने पूरी भूमिका इसलिए बताई कि लोग समझे कि प्रशांत किशोर करना क्या चाहते हैं। आमने सामने की लड़ाई में प्रशांत किशोर चाहते हैं कि जो 486 कैंडिडेट तय हो जाए, 243 गुना 2 दोनों गठबंधनों के, उन 486 के अलावा जो हर सीट पर 2, 3, 4 दमदार लोग हैं,
उनमें से जातीय समीकरण के हिसाब से उन दोनों कैंडिडेट को देखते हुए रुपौली के शंकर सिंह प्रयोग की तरह, क्योंकि उनके पास डेटा है, वो डेटा विशेषज्ञ हैं, जातियों का, सामाजिक स्तर का डेटा उनके पास है, और उस डेटा और समीकरण को देखते हुए वो जो बचे हुए दमदार कैंडिडेट्स हैं उनके बीच से सामाजिक समीकरण को मद्देनजर रखते हुए अमुक सीट पर अमुक जाति का अमुक व्यक्ति फिट हो सकता है, ये करने की कोशिश में प्रशांत किशोर लगे हुए हैं। लेकिन इस जी राजनीति में कभी 2-2-4 होता है? नहीं होता है, मैं वही उसी पे आ रहा हूं। हाँ। लेकिन ये राजनीति तभी कामयाब होती है जब आपके पास बेस वोट हो, आधार वोट। आधार वोट होता है तभी लालू यादव सुधाकर सिंह को जिता लेते हैं कि मुस्लिम यादव में राजपूत जोड़ लेंगे तो जितना आनंद मिश्रा काट रहे हैं, जितना बसपा वाले वो अनिल कुमार काट रहे हैं, हमारा कैंडिडेट निकल जाएगा। जातीय समीकरण होता है तभी वो अभय कुशवाहा को जिता लेते हैं, कहीं राजपूत दे दो कहीं कुशवाहा दे दो। जातीय समीकरण का ध्यान नहीं रखा तो ऋतु जायसवाल हार गए। अभिषेक जी, उनके पास, लालू के पास 31% अपना वोट है। नीतीश कुमार थोड़ा इस मामले में थोड़ा इस मामले में मेरा मतभेद इसलिए है आपसे। नहीं यार, 25% हो, अपना तो एक वोट है ना, जहां दूसरे जाति को खड़ा करेंगे तो वो वोट उनको शिफ्ट कराएंगे ना। मान लीजिए कि ये है आपको जदयू है, 10 से लेके 15% तक उसका वोट बैंक है, 18% तक उसका वोट बैंक है, वो जहां उम्मीदवार वहां शिफ्ट कराएगा। सीपीएम, सीपीआई, भाकपा, माले सबका तो अपना वोट प्रतिशत है, जिसको जहां दूसरे उम्मीदवार को शिफ्ट कराता है। आखिर प्रशांत किशोर को वोट बैंक हर कंस्टिट्यूएंसी में कितने ऐसे लोग हैं जो प्रशांत किशोर, अरे प्रशांत किशोर कोई चेहरा नहीं है ना। आप राजनीति में नारा बहुत अच्छा बना लेते हैं, नारा यूथ को आप जोड़ सकते हैं, लेकिन यूथ भी जो है जोड़ने का जो इतिहास रहा है वो किसी आधार वोट के साथ जुड़ता है तो वहां फिर रंग ला देता है। इनका आधार वोट क्या है? अब उसी सवाल पर हम आ रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए, प्रशांत किशोर को अगर ब्राह्मणों ने भी अपना नेता मान लिया होता तो प्रशांत किशोर के पास एक आधार वोट हो सकता था। लेकिन अभी तक जैसे आप कुछ भी कहे, आनंद मोहन फेल हो गए, 8-10% वोट लाए थे 1995 में। आनंद मोहन को राजपूतों ने और कोई काफी हद तक भूमिहारों ने अपने आप को जोड़ लिया था आनंद मोहन से 1995 में। सीट भले ही एक मिली थी, पूरे बिहार में एक सीट मिली थी, लेकिन वोट मिले थे। अब स्थिति, नीतीश कुमार को 95 में सीट भले ही कम मिली थी, लेकिन कुशवाहा तो नहीं जुड़े, लेकिन कुर्मी वोटरों ने और पुराने समाजवादी चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हो, उन्होंने ने समता पार्टी से जोड़ लिया। प्रशांत किशोर आज की तारीख में वो आधार वोट की सेलिंग नहीं कर पाए हैं। आज की तारीख में क्या होता है, आधार वोट फिक्स डिपॉजिट का काम करता है, और फिक्स डिपॉजिट का पेपर दिखा करके आप बैंक से लोन लेने जाते हैं, देखिए यही हमारी संपत्ति है और ये आप कोलेटरल के तौर पर रखिए और हमें इतना लोन दीजिए। तो वो कोलेटरल कहाँ है जिसको वो रख सकेंगे? और ये जब तक नहीं दिखाएंगे, सारे लोग कहेंगे बात तो बहुत अच्छी कर रहे हैं। हम लोग बिहार में जब जाते हैं घर पर या अपने इलाके में घूमते हैं तो पसमानदा मुस्लिम समाज के लोग कहते हैं देखिए काम तो नीतीश कुमार ने हमारे लिए किया है, लालू यादव ने तो कुछ नहीं किया था, सिर्फ भरमाया था, ऐसे ही कहते हैं लोग। लेकिन क्या करें, इनका वोट दिखाई नहीं देता है तो इनको वोट कहाँ दे? अंत में वो जाकर के वोट दे आते हैं उसके साथ। और दूसरी चीज, मुस्लिम वर्ग का पढ़ा लिखा तबका इस बात को भी मानता है कि बिहार में भाजपा को रोकना लालू यादव के बस की बात नहीं थी। बिहार में आज तक इकलौता हिंदी भाषी प्रदेश जहां भाजपा अपनी सरकार नहीं बना पाई, अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई, तो जो पढ़ा लिखा तबका है मुसलमानों में मानता है कि इसका क्रेडिट नीतीश कुमार को जाता है, लालू यादव को नहीं। क्योंकि नीतीश कुमार जब देखते हैं भाजपा ऊपर चढ़ सकती है तो भाजपा के ऊपर चढ़ के बैठ जाते हैं उसके साथ में। जब देखते हैं कि भाजपा को किनारे लगा देना है, अब इसके जरूरत नहीं है, इसको दूर फेंको, तब वो राजद को अपने साथ ले लेते हैं। मतलब किसी तरह से ये केंद्र प्रकारेण भाजपा को दूर रखो। प्रशांत किशोर के साथ क्या है, 2-3 चीजें जुड़ गई है। प्रशांत किशोर के ऊपर एक तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम होने का लेवल ये चस्पा होता जा रहा है। इस बात से आपको मतलब इत्तेफाक रखना होगा कि वो हो। मैं नहीं मानता कि प्रशांत किशोर किसी की बी टीम है या नहीं है, क्योंकि मेरे पास कोई तथ्य या सूचना या जानकारी नहीं है ऐसी, लेकिन ये आरोप लग रहे हैं प्रशांत किशोर के ऊपर। तो जो तबका इनसे जुड़ना चाहता है, या तो वो आरक्षण समर्थक है या अल्पसंख्यक है,
और वो दोनों में से कोई तबका जब तक नहीं जुड़ेगा, आपकी सीटों की संख्या 20, 25, 30 नहीं होगी। सीधी सी बात, वो आपके साथ आ नहीं रहा है। हवा प्रशांत किशोर बना रहे हैं सामाजिक। या तो प्रशांत किशोर एक काम करें, बिहार में अगर वो लड़ ही रहे हैं तो बिहार के सामाजिक समीकरण को देखते हुए ले आए किसी अति पिछड़ा को, मुख्यमंत्री का कैंडिडेट ही घोषित कर दें। कोई चेहरा ठाकुर के अभिषेक जी, एक देखिए, एक तो बिहार दिल्ली नहीं है, बड़ी बात है, दिल्ली नहीं है। और बिहार की जो राजनीति रही है, बहुत ही मेच्योर पॉलिटिशियन की जनता यहाँ जो है तो बहुत अलग अंदाज में वोट करती है। मोदी 2015 में जितना सभा किए होंगे, हमें नहीं लगता कि किसी स्टेट के इलेक्शन में उतनी सभा कभी की हो। जितनी राशि, जिस तरीके से पैसा पानी की तरह बीजेपी बढ़ाया होगा, हमको नहीं लगता है कि उतना पैसा प्रशांत किशोर के हैसियत है कि वो बहा ले। 2-4 करोड़ पर कंस्टिट्यूएंसी खर्च कर ले, यही बहुत बड़ी बात है। तो ये सब कुछ होने के बावजूद भी क्या हश्र हुआ 2015 में बीजेपी को, आपको एनडीए को पता ही है। मतलब जितना सभा नहीं हुआ, अपनी सीट नहीं आई। तो ये मिजाज है। और ये बात सही है कि आप इसके पास, प्रशांत किशोर के पास वो वोट है जो नीतीश से नाराज है, उनको खींचने की कोशिश कर रहे हैं, मुसलमानों को खींचने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लालू से नाराज है वो प्रशांत किशोर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। शहाबुद्दीन की पत्नी को क्यों वो कल जाके गुपचुप मिले हैं? ये इनको एहसास हुआ इस बार के लोकसभा चुनाव में कि मुसलमान अब हमसे अलग होने लगा है, क्योंकि कहीं न कहीं इन्होंने जो समीकरण बनाया था वो समीकरण अब टूट रहा है। अशोक यादव को लेकर मधुबनी में टूटा, आपको दरभंगा में टूटा, मुसलमान उस तरीके से एग्रेसिव नहीं हुआ। तो ये जो टूट हुआ है ना, हमें लगता है कि प्रशांत किशोर को इस बात उसको उस और नजर है कि मुसलमान को ले लेंगे। और नीतीश का जो नाराज वोटर है 5%, 60% और 5%, 7% मुसलमान को ले आए तो 10% हमारे साथ वोट बैंक एक स्ट्रेंथ हो जाएगा हमारे पास 10%। उसके बाद हम, लेकिन ये जो स्ट्रेंथ वो सोच रहे हैं, ये तो मुंगेरी लाल का हसीन सपने वाली बात है। क्यों आपके साथ जाएगा? आपको देखेगा तब ना कि आप उम्मीदवार कैसे खड़ा किया। आप 243 उम्मीदवार खड़ा करने की बात कर रहे हैं। अभी स्थिति यह है कि हर जगह जो भी सामाजिक रूप से आप सक्रिय यूथ है ना, उसको फोन करके प्रशांत किशोर टीम कहता है कि तुमको चुनाव लड़ाएंगे, तुम हमारे साथ मिल जाओ। कई लोग हमको बताया है। तो इस तरीके, अच्छा ऐसा भी नहीं है कि हर कंस्टिट्यूएंसी में, अरे जो पार्टी है उसको तो अपना उतना मजबूत उम्मीदवार नहीं मिलता है। याद करिए ना, कितनों जिला परिषद मुखिया चुनाव हो गया है, कोई भी विधानसभा में ऐसा चेहरा नहीं है कि 243 पर शंकर सिंह जैसा आदमी कितने विधानसभा क्षेत्र में? जी, वही बात मैं भी कह रहा हूँ। 4-5 आदमी, 10 आदमी मैक्सिमम। तो शंकर सिंह जैसे आदमी को भी अभी जीत गए इसलिए ना कि बीमा भारती लड़ रही थी, दूसरी तरफ जदयू भी उस कास्ट का पिछड़ा दे दिया, तब आप लाभ उठा लीजिए, ये अलग बात है। यही परिस्थिति थोड़ी रहेगी। ये सारी चीज भी प्रशांत किशोर के फेवर में नहीं है। फिर भी वो अगर दावा कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि जो दावा वो यूपी में कर रहे थे कांग्रेस के लिए दौर में, कांग्रेस को तो बदल ही रहे थे। अभी जो लोकसभा चुनाव के दौरान प्रशांत किशोर ने जो दावा किया था, उस दावे में तो पूरी तरह फेल हो गए। देखिए संतोष जी, हाँ, एक चीज इसमें हम ऐड करना चाहेंगे आपके सवाल पर आने के पहले। हाँ, देखिए बिहार की राजनीति के बारे में एक भ्रांति है। भ्रांति यह है कि जब से जाति जनगणना हुई है, लोग आंकड़े पढ़ते नहीं है, देखते नहीं है। सामाजिक आंकड़े और आर्थिक आंकड़े, जाति जनगणना के साथ आर्थिक आंकड़े भी आए, और प्रशांत किशोर बहुत माइन्यूटली उन आर्थिक आंकड़ों को के अंदर घुस रहे हैं। ये ध्यान दीजिएगा। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि उसके सामाजिक आंकड़े को यदि वो मद्देनजर साथ में रखें तो शायद कामयाब हो सकते हैं। लेकिन अब तक उन्होंने इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। मैं आपको बता रहा हूं, आपने नहीं सुना होगा कि उन्होंने सामाजिक आंकड़ों में। भ्रांति क्या है बिहार के बारे में, लोग जाति गणना के बाद यही जान गए हैं कि फॉरवर्ड में राजपूत डोमिनेट करता है, उसके बाद ईबीसी सबसे ताकतवर है, सेकंड पर ईबीसी के बाद ओबीसी है, दलितों में पासवान और रविदास डोमिनेट करते हैं। लेकिन उस हकीकत को भूल जाते हैं। देखिए डोमिनेंट ओबीसी, जिसको BC2 कहते हैं, उसकी संख्या 27% है बिहार में, और 36% अति पिछड़ा है, 63% यही वोट है। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि ये 27% जो है ये पूरा का पूरा हिंदू समाज में है।
यादव हो, कुर्मी हो, कुशवाहा हो, वैश्य हो या दूसरी जातियां हो। मुस्लिम में 2 ही कैटेगरी है, जनरल और ईबीसी, जहां तक मेरी जानकारी है। अगर कुछ त्रुटि होगी तो हमारे दर्शक करेक्ट करेंगे, असंतोष जी आप जानते हैं अगर कोई तो। मेरी जानकारी के मुताबिक 2 ही कैटेगरी है। अब 36% का आंकड़ा जो आप देखते हैं उसमें हिंदू ईबीसी 24% ही है, और हिंदू ईबीसी जो 24% है वो 27% बीसी से 3% कम है। ये समझिए, 12% उसमें माइनॉरिटी, 12 से 12.5% मुस्लिम ईबीसी है। और इस चीज को समझे बिना, इस आंकड़े को समझे बिना कोई भी व्यक्ति अगर राजनीति बिहार की कर रहा है तो वो उसके कामयाबी के चांसेस 0 है। हिंदू ईबीसी में छोड़ दीजिए कि सेन लगा लेंगे, यादव का नेता है, कुर्मी का नेता है, कुशवाहा का नेता है, और वैश्य समुदाय जो डोमिनेंट वैश्य है, बैकवर्ड क्लासेज वाला वैश्य, ईबीसी वाला वैश्य नहीं, बैकवर्ड क्लासेज वाला वैश्य वो भाजपा के साथ है। जो छीना झपटी है जनरल में है और हिंदू ईबीसी में है, जो 24% है। इन्हीं दोनों में छीना झपटी है। और दलित वर्ग के वोट में भी हर कम्युनिटी का नेता है, ये भी जान लीजिए। मोटे तौर पर हर कम्युनिटी का नेता है। पासवान कम्युनिटी का अपना नेता है। रविदास कम्युनिटी के लोग अगर बसपा 243 पर लड़े तो उनके 60% वोट बसपा में जाएंगे, 40% नीतीश कुमार को महादलित में जाएंगे। माझी कम्युनिटी, मुसहर कम्युनिटी के नेता माझी जी हैं। इसी तरह से धोबी कम्युनिटी में संख्या उनकी कम है, लेकिन श्याम रजक एक नेता है उनके। मोटे तौर पर उसके अंदर जो कम्युनिटी है कमोबेश अधिकांश के अपने नेता है। चौधरी है, अशोक चौधरी है, अशोक चौधरी है, पासी समाज के नेता उदय चौधरी है। हाँ, ये सब लोग हैं, अपना अपने अपने कम्युनिटी के नेता सभी हैं। अब सवाल उठता है संतोष जी कि प्रशांत किशोर इनके बीच स्पेस कहाँ बना पा रहा है। प्रशांत किशोर की राजनीति कहाँ पर है, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूँ। प्रशांत किशोर की राजनीति है, कल उन्होंने इंटरव्यू दिया है कन्हैया बेलारी जी को, कल या परसों मैंने देखा। छठ में जो बिहार आएगा वो बाहर नहीं जाएगा। छठ में जो बिहार आएगा नौजवान, जो डिस्ट्रेस माइग्रेशन जिसको कहते हैं, मजबूरी में 10-12 हजार का नौकरी करने कोई तिरपुर जाता है तमिलनाडु, कोई सूरत जाता है, कोई पंजाब जाता है, वो बाहर नहीं जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है कि राज्य सरकार चाहे तो 10-12 हजार रुपए कमाने लायक रोजगार का इंतजाम राज्य में कर सकती है। हम सहमत है प्रशांत किशोर से, कोई भी राज्य सरकार कर सकती है, लेकिन इच्छा शक्ति दिखानी होगी। देखिए कोशिश इनकी यही है, एक लाइन कह दे, एक लाइन बस, कोशिश इनकी यही है प्रशांत किशोर की संतोष जी। चुनाव तो बिहार में छठ के समय होते हैं, और 2005 में जो नीतीश कुमार दूसरे चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ आ गए थे, जो पहले चुनाव में नहीं आए थे, फरवरी वाले चुनाव में, फरवरी वाला चुनाव होली के तकरीबन 1 महीने पहले हुआ था, लोग घर नहीं आए थे, और नवंबर वाला जो 2005 का चुनाव था वो छठ के समय हुआ था। तो छठ के समय हर विधानसभा सीट पर जो 10,000 वोटर बढ़ गए थे, उन वोटरों ने जाति धर्म से ऊपर उठ करके वोट दे दिया था, जिससे नीतीश कुमार के अलायंस को 145 सीटें मिल गई थी। उन्हीं फ्लोटिंग वोटर पर प्रशांत किशोर की नजर है कि हमारे कास्ट इक्वेशन के साथ, क्योंकि वाकई जो लोग घर लौट के आते हैं और जो परिस्थितियां हैं, और उनको अगर कोई कहेगा कि आप लौट के आए हैं तो जो 2025 में लौट के आएगा वो वापस नहीं जाएगा, उसको यही वापस जाने पर मजबूर नहीं होना होगा, यही काम दे देंगे। मतलब 25 में चुनाव है, चुनाव के समय आओगे तो बाहर नहीं जाना होगा। ये जो फ्लोटिंग वोटर्स है ना, उस पर उनकी नजर है। देखिए, लेकिन एक कैलकुलेशन हमें लगता है कि प्रशांत किशोर यहाँ भी फेल करेगा। अब जो देखिए 10 साल 15 साल पहले जो लोग बाहर जाते थे, वो बिहार में के अंदर रोजगार नहीं रहने के कारण जाते थे। आज आप लिखिए, जितना खेतीहर मजदूर है समाप्त, किसी के गांव में मजदूर आपको नहीं मिलेगा काम करे, और ना आप कोई खेतीहर में मजदूर बनने को तैयार है। आप पूरे इलाके में मोतिहारी में आप फोन करके पूछ लीजिए, प्लम्बर का बढ़िया मिस्त्री आपको नहीं मिला। ऐसा नहीं है कि पैसा लोग नहीं दे रहा है जी, पैसा दे रहा है, लेकिन मिस्त्री टिकने को तैयार नहीं। ये जो नीतीश कुमार की जो हवा चली है ना, जो 2005 के बाद जो लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया, वो अभी सब शादी विवाह करने की उम्र में आ गई है। अब उसको पढ़ लिख लेने के बाद उससे बर्तन धोना नहीं होता है, उसे निकलनी कमौनी नहीं होता है। भाई पीजी पास कर लिए इसका मतलब थोड़ी कि नौकरी आपको मिल जाएगा। और कैसे बिहार में पढ़ाते हैं वो भी आप देख रहे हैं। लेकिन स्कूल जाने के लिए साइकिल, ड्रेस, लिपस्टिक सब मिल जा रहा है, छात्रवृत्तियों मिल जा रहा है 1 लाख रुपया तक। तो पढ़ाई कर लिए लेकिन नौकरी मिला नहीं। जब नौकरी उन्हें नहीं मिला और खेत का काम
सीख पाई, न भैंस दूना सीख पाई, न भैंस को चराना सीख पाई, न भैंस को कुट्टी लगाना सीख पाई। उसके लिए सिवाय दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, जहां वो अपने हस्बैंड के साथ चौले में सही रह के शाम में मेरिन ड्राइव में और या शाम में इंडिया गेट पर जाकर 2 रुपया का आइसक्रीम तो खा रही है, 10 गो घर में बर्तन तो धो ले रही है, उसी में 10,000 रुपया तो कमा ले रही है, बच जा रहा है। तो ये मानसिकता वाले लोग अब ज्यादा आपको बाहर है। इसलिए पहले वाली स्थिति नहीं है कि आप पहले कर दिया कि भाई रोजगार और भूख के कारण लोग बाहर जा रहे हैं। अब स्थिति बदल चुकी है। अब जो एक मोबाइल के कारण, सोशल प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया का, अभी देखिए ना, रील्स बनाने वाली लड़कियों की संख्या देखिए, लोअर मिडिल क्लास का ज्यादा मिलेगा, मिडिल क्लास की लड़कियां नहीं मिलेगी। अब लोअर मिडिल क्लास, दलितों में जो थोड़ा जिसके पास सब लोग वही है, आपको दूसरा कोई नहीं है। ये वही वर्ग है नीतीश कुमार जिसको पोशाक सब कुछ देके, जिसको पढ़ाए क्या, नौकरी थोड़ी दे पाएंगे। उस वर्ग को टारगेट जो कर रहे हैं अभिषेक जी, ये बहुत ही दिलचस्प बात होगा देखना। नवंबर में चुनाव होना है 2025 में, नीतीश जी का वो वोटर क्या करती है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि गांव वाली तो भाई नीतीश को छोड़ने को तैयार नहीं है। और उसमें भी प्रशांत किशोर जिस तरीके से शराब, देखिए शराब की जितनी आलोचना कर लीजिए, लेकिन आज के तारीख में भी किसी हस्बैंड का औकात नहीं है कि शराब पी के अपने बीवी पर हाथ चला, या शराब इसी पर मैं आ रहा हूँ संतोष जी, मैं इसी पर आ रहा हूँ। आपने 2 परिस्थितियां रखी। पहली चीज ये है कि 2 तरह के वोटर हैं जो नीतीश कुमार को वोट देते हैं। एक, जैसे शराबबंदी आपने एक उदाहरण दिया कि एक ऐसा वोटर है जो सामाजिक हिंसा से सबसे ज्यादा प्रताड़ित था, खास करके मतलब लोअर मिडिल क्लास और गरीब वर्ग की महिलाएं, और उसको एक तरह की सामाजिक सुरक्षा इस शराबबंदी से, भले ही वो शराबबंदी फेल है लेकिन उसे मिली है, क्योंकि खुल करके कोई पीता जरूर है लेकिन मारपीट नहीं करता है कि जाना पड़ेगा जेल। एक वो है, वो सामाजिक सुरक्षा है। दूसरी बात आपने कही, वो रील्स बनाने वाली या पढ़ लिख गई है या पढ़ लिख गया है तो उसे मजदूरी नहीं हो रहा है, उससे वो काम नहीं हो रहा है। वो तबका, देखिए वो तबका फायदा उठाएगा नरेंद्र मोदी से, लाभार्थी 5 किलो राशन से गैस सिलेंडर का, और एक चुनाव के बाद बदल जाएगा, क्योंकि उसको अपना अधिकार समझने लगता है। ये बात ध्यान रखिएगा। नीतीश कुमार से जो तबका फायदा उठाया, जितना भी उठाया, अगर वो नीतीश कुमार को ही वोट देता तो नीतीश कुमार को भाजपा राजद किसी की जरूरत नहीं थी। ये बात भी है, ये एक सच्चाई है। उसमें कुछ हिंदुत्व के लाइन पर बह गया, कुछ बैकवर्ड फॉरवर्ड के लाइन पर बह गया, किसी को यादव से दिक्कत है तो किसी को कुशवाहा से दिक्कत है, किसी को राजपूत भूमिहार से दिक्कत है, ये तमाम चीजें हैं। तो अब सवाल ये है कि इन अलग अलग तरह के सामाजिक कंट्राडिक्शंस के बीच प्रशांत किशोर अपनी जगह बना लेंगे। दरअसल इसीलिए मैंने वो आंकड़ा रखा कि एक हो गया है बिहार में एटीएम, समझ रहे हैं ना, एटीएम की कार्ड डालिए और पैसा निकाल लीजिए। तो हिंदू अति पिछड़ा वर्ग और इंटायर मुस्लिम वर्ग, चाहे वो जनरल मुसलमान हो या अति पिछड़ा वर्ग का हो, ये हो गया है एटीएम। और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां उस एटीएम मशीन में अपना कार्ड लगा रही है, उसके वोट को लेना चाहती है कि हमारा कार्ड स्वाइप करके वोट मिल जाए। प्रशांत किशोर भी वही चाहते हैं कि 75 ईबीसी को टिकट देंगे। प्रशांत किशोर जिस आर्थिक विजन को लेकर आ रहे हैं, उस आर्थिक विजन के क्रियान्वयन के लिए जो सामाजिक विजन जरूरी है, क्या उस सामाजिक विजन पर प्रशांत किशोर कुछ बोल रहे हैं? हिस्टोरिक ब्लंडर किया है प्रशांत किशोर ने। मैं कह रहा हूं कि शराबबंदी हम 1 घंटे में खत्म कर देंगे। जो वोट उनके साथ 10-20% हो सकता है कि लोक लुभावन वादे में आकर के जुड़ जाए, उसे उन्होंने इस एक ब्लंडर से भगा दिया है कि शराबबंदी पे बोलना ही नहीं चाहिए था। आप बताइए, बिहार में चाहे राहुल गांधी को जितनी कामयाबी मिल गई हो, मध्य प्रदेश में क्यों हारी है कांग्रेस? एक भी सीट नहीं मिली। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को अपेक्षित सफलता क्यों नहीं मिली है? बिहार में क्यों नहीं मिली है? इसलिए नहीं मिली है कि देख रहे हैं, जो कांग्रेस को वोट देना चाहता था, जिसके मन में कांग्रेस की कसक बची हुई है, वो अपर कास्ट है और दलित है। और इन दोनों का जाति जनगणना से बहुत मतलब नहीं है। जाति जनगणना से जिनका मतलब है वो अखिलेश यादव का वोटर है, वो नीतीश कुमार का वोटर है, वो लालू यादव का वोटर है। तो कांग्रेस पार्टी को वहां नुकसान हुआ है। यही बात प्रशांत किशोर शराबबंदी के मामले में गलती कर रहे हैं। प्रशांत किशोर को एक बात मैं जरूर कहूंगा, और इस बात के लिए प्रशांत किशोर को, कि प्रशांत किशोर कितनी सीटों पर मुकाबले को त्रिकोणीय बना पाएंगे
और उस देखिए त्रिकोणीय मुकाबले वाली सीटों में गुजरात का उदाहरण इसीलिए दिया कि भाई वहां कुछ भी हो सकता है। लेकिन सवाल ये त्रिकोणीय बनाए तो सही, 50 सीट भी तो ऐसा सिलेक्ट करे जहां वो त्रिकोणीय बना लेंगे। अभिषेक जी, चिराग मांझी, नीतीश, उपेंद्र कुशवाहा, बीजेपी अगर एक साथ रहता है, भाकपा माले, सीपीआई, सीपीएम, कांग्रेस, आरजेडी, जो महागठबंधन का जो पूर्वा है, मुकेश सहनी, ये सब जो एक साथ रहेगा, उसके बाद तीसरे का कोई स्पेस है घुसने का? ये तो बताइए। नहीं, स्पेस तो है संतोष जी, स्पेस तो है, लेकिन उस स्पेस के लायक मुझे नहीं लगता कि प्रशांत किशोर के पास विजन है। स्पेस तो कांग्रेस पार्टी के लिए इतना बड़ा पड़ा हुआ है, लेकिन कांग्रेस को अकल नहीं है। नहीं, देखिए, कोई बड़ा राष्ट्र जिसके पास 5%, 7%, 8%, वो नहीं, हमको मतलब कोई तीसरा स्पेस, तीसरे खिलाड़ी के रूप में प्रशांत किशोर को हम कह रहे हैं कि कोई वो स्थिति है, उस स्थिति तक वो पहुंच सकते हैं कि भाई हर ठीक है, इन लोगों का जितना बागी उम्मीदवार होगा ना, आज जितने को बता रहे हैं कि हम उम्मीदवार बनाएंगे, देख लीजिएगा, एकदम लिख के बिहार के दर्शकों आप रख लीजिए, जिसको बुला कर शामिल कर रहा है ना, वो किसी को टिकट ही नहीं देगा। जितना बागी इसको मिलेगा ना, जो सबको टिकट देने के बाद हर जगह बागी रहेगा, जहां जहां बागी जो मिलेगा ना, उसको ये टिकट देगा, उसको पैसा देके 10-15, इसको ज्यादा थोड़ी है, 15-20 सीट जीत ले, जब किंग मेकर की भूमिका में रहे बिहार में, इसको पता नहीं है। अभिषेक जी देख लीजिए, मैं वही बात संतोष जी मैं वही बात कह रहा हूँ। 1 मिनट हम दर्शकों को बता दें कि इसके सामने में नीतीश कुमार है, पेट में दांत वैसी नहीं करता है। अभी तो चुनाव अभी आने दीजिए ना, ईडी सीबीआई भी है, अभी ईडी सीबीआई नीतीश के अनुसार चल रहा है। वो जो अगर कूद रहे हैं, हनुमान भी कूद रहे थे, याद है ना? और हनुमान के क्या दशा नीतीश कुमार कराया कि घर तक खाली करा दिया, रोड पर ला दिया, पार्टी खत्म कर दिया। ये तो इतना दुश्मनी साधने वाला व्यक्ति सामने में है। तो प्रशांत किशोर का भी वो दिन आना अभी बाकी है, जो रोज जो करोड़ रुपया खर्च हो रहा है ना, उसका अभी हिसाब लेने के लिए पता चला किसी दिन इनके पास तो मनीष सिसोदिया है, संजय सिंह बयान के देगा। ये भी तो बात है जी। देखिए संतोष जी, बड़ी चीज जो आपने कही है वो बहुत बड़ी चीज है, और असली बात यही है कि प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में कामयाब कितने होते हैं, और कामयाबी के लिए जरूरत होता है पॉलिटिकल वर्कर की। अरविंद केजरीवाल की परिस्थिति नहीं है कि शीला दीक्षित ने एक शून्य पैदा कर दिया। शीला दीक्षित के सामने भारतीय जनता पार्टी, तो शीला दीक्षित से भी ज्यादा बुजुर्ग लोग थे, मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा गुजर गए थे, आपको विजय कुमार मल्होत्रा, एक शून्य था, भाजपा में कुछ था ही नहीं। आप ये देखिए ना, राजीव गांधी ने 400 सीट पर जब जीत ली, 414 या 415 सीट, एक शून्य पैदा कर दिया था। शीला दीक्षित के पैदा किए हुए शून्य में अरविंद केजरीवाल उभर के आए। राजीव गांधी ने जो शून्य पैदा किया कि चंद्रशेखर वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडिस सब हार गए, बहुगुणा वगैरह, ऐसा शून्य पैदा किया, किसी के पास 10 सीट नहीं थी, तो उसमें वीपी सिंह आ गए। यहाँ शून्य नहीं है, यहाँ तेजस्वी यादव है। और ये बात देखिए, तेजस्वी यादव के वोटर को भी 50% वोटर को पता है कि तेजस्वी यादव सरकार बनाने की स्थिति में नीतीश कुमार और भाजपा के गठबंधन के रहते नहीं है चुनाव में, लेकिन उनके वोटर टूट करके प्रशांत किशोर के पास चले जाए। भाई वो तभी जाएगा ना वोटर, जब उसे लगेगा कि नहीं वो तेजस्वी नहीं बना रहे लेकिन ये बना लेगा। भाजपा का वोटर 2013 में आया प्रशांत के साथ, केजरीवाल के साथ दिल्ली के चुनाव में, क्यों आया? उसको लगा कि नहीं भाई, शीला दीक्षित को यही टक्कर दे रहा है, भाजपा नहीं दे पा रही है। कांग्रेस का भी कुछ वोटर इस डर से आया कि अरे कहीं भाजपा ना सरकार बना ले, खासकर माइनॉरिटी दिल्ली में और दलित, इसलिए भाजपा को रोकने के लिए केजरीवाल के साथ चलो। बिहार में क्या है, कोई किसी को रोकने के लिए वोट नहीं कर रहा है। नीतीश कुमार का अपना वोटर है, लालू यादव का अपना वोटर है, यहाँ सबको लाने के लिए वोट कर रहे हैं, कोई किसी को रोकने के लिए वोट करने वाला तबका नहीं है। आज भी देख लीजिए, जैसे 5 में लालू हराओ अभियान था, नीतीश कुमार जीते। बिहार में नीतीश हराओ अभियान आपने कहीं देखा है क्या? जब तक नीतीश हराओ, देखिए हराओ अभियान में कोई भी जीत जाता है, जब आंधी आती है ना तो वो नहीं देखती है कि स्लुइस गेट जो है उसका लोहा कितना मजबूत है, ठेकेदार मजबूत काम किया है कि खराब किया है, कैसा भी स्लुइस गेट टूट जाएगा जब बाढ़ आएगा। चलिए तो ये स्थिति है, जब तक नीतीश हराओ अभियान पैदा नहीं होगा तब तक बिहार में प्रशांत किशोर क्या किसी को भी कामयाबी की संभावनाएं छीन रहेंगी। जी सही बात। अरे भाई, जब जैसी लगेगा कि लालू आ रहा है ना, जितना अभी भाषण दे रहे हैं मिश्रा जी, सिंह जी या राय जी, सब भाग खड़ा होगा,
अरे और कोई स्लोगन है ही नहीं है। नीतीश कुमार तो जो है सो बात कहिए यही दिखाएगा फिर ना, भेड़िया आया भेड़िया आया भेड़िया आया। उसको प्रशांत किशोर कैसे देखते ना, कभी लालू की तारीफ कर देंगे, कभी मोदी की तारीफ, ऐसे थोड़ी राजनीति होता है। राजनीति को धतूरा पी के होने वाली चीज है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपने दिया, धन्यवाद। तो आपने सुना अभिषेक जी ने आंकड़ों के सहारे बहुत सारी चीजें स्पष्टता के साथ रखा है, लेकिन प्रशांत किशोर पर नजर रखना है, प्रशांत किशोर के हर एक एक्टिविटी पर नजर रखना है, क्योंकि बिहार की राजनीति को जिस तरीके से गुजरात मॉडल की तरफ ले जाने की कोशिश हो रही है, मतलब कॉर्पोरेट का आधिपत्य, अभी तो अडानी आया है ना, बहुत सारे लोग हैं, अब सब कुछ बिहार में बचा हुआ है। बिहार ही एक ऐसा स्टेट है जहां सड़कों का जाल होना बाकी है, पुल पुलिया का होना बाकी है, मतलब आजकल तो सड़क पे ही सबसे ज्यादा इन्वेस्ट हो रहा है ना, गाड़ी चले चाहे नहीं चले, ये सारी चीजें जो चल रही है ना, यही देखने वाली बात। और यही वजह है कि प्रशांत किशोर जिस जिस तरीके से अपने गांव घर में नहीं कहता लोग डिंग हाँक रहे हैं, उस जो डिंग हाँक रहे हैं उसका आनंद लीजिए। चलिए इस बड़ी बहस को यही समाप्त करते हैं, फिर किसी नए मुद्दों के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।